स्टार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आधार पाठ्यक्रम के तहत हमें उद्यमिता विकास विषय भी पढ़ना है। मैं अपना परिचय दे दूं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे डॉक्टर DC राठी, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना जो मध्य प्रदेश शासन की योजना है, सभी स्कूल कॉलेज में लागू, उसी योजना में मैं कार्यरत हूँ। हम बात करेंगे उद्यमिता विकास, जो आपका पेपर है, इस पेपर के विभिन्न जो यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि इस विषय को यदि आप प्रैक्टिकल यदि अपनी लाइफ में भी यदि अप्लाई करते हैं तो आप बहुत सुंदर करियर भी अपना बना सकते हैं। इसी बात को लेते हुए सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के उद्देश्य से ही आज हम इस उद्यमिता विकास के विभिन्न इकाइयों की चर्चा आपसे करेंगे। पहले हम थोड़ी सी जनरल चर्चा कर लें। सही है। देखिए, बहुत से विद्यार्थी समझ रहे हैं उद्यमिता विकास है क्या। हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनको पढ़ते हैं, और ये उद्यमिता विकास विषय क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों इसे पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। तो आप पहली अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि स्वरोजगार और उद्यमिता विकास से ही हम बेरोजगारी की विकट समस्या के समाधान को हल ढूंढ सकते हैं, या व्यावहारिक अगर कोई विकल्प यदि कोई हो सकता है तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो एजुकेशन है वही है। अब बात आप करेंगे साहब, हर आपने जब BSc में एडमिशन लिया होगा तो आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा, कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। आप में से कुछ विद्यार्थी ने तय किया होगा कि मुझे BSc करना है, बाद में MSc करना है, MPhil PhD करना है, रिसर्च करना है, टीचिंग में जाना है, बहुत सारी चीजें आपने सोच रखी। कुछ विद्यार्थियों ने सोच रखा होगा कि हम साहब जो आजकल तो बहुत सारी वैकेंसियां बैंक की भी हैं जिसमें सारे क्राइटेरिया समाप्त हो गए कि BSc का विद्यार्थी भी बैंक में जा सकता है, इंश्योरेंस में जा सकता है, एक ऑब्जेक्ट आपका वो हो सकता है। आप MPPSC के माध्यम से स्टेट लेवल की सर्विसेज में जा सकते हैं, या सिविल सर्विस में भी आप जा सकते हैं। तमाम प्रकार के विकल्प आपके सामने खुले हुए हैं। पर आप एक प्रश्न का उत्तर जरा अपने आप से पूछें कि क्या सभी व्यक्तियों को नौकरी मिल सकती है। आप में से अगर कोई स्टूडेंट इस बात को सुन रहे हो, हाथ खड़ा करके बताएं या मुझे इशारा करें कि हाँ, सबको नौकरी मिल सकती है। यदि सब यही सोचेंगे कि सबको नौकरी यदि मिल सकती है तो आप मेरे अगले प्रश्न का जवाब दें कि नौकरी जब देने वाला ही नहीं होगा तो नौकरी मिलेगी किससे। अगर जॉब प्रोवाइडर ही नहीं होगा तो आप नौकरी प्राप्त किससे करेंगे। तो प्रश्न हमारा यही है कि सब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती। हम व्यवसाय उद्योग के विकास के माध्यम से ही बेरोजगारी की समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। अब आप इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट होते हुए निश्चित रूप से आप अपने मन में इस चीज को लें कि वास्तव में इस विषय को पढ़ के भी मैं अच्छा करियर अपना बना सकती हूँ, बना सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि व्यवसाय उद्योग होता क्या। क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट वगैरह तो काफी पिछली क्लास में पढ़ चुके होते हैं। तो पहली बात यह है कि अगर मुझे व्यवसाय उद्योग में जाना है तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि व्यवसाय उद्योग का नेचर क्या होता है। तो देखिए, 3 प्रकार के हम व्यवसाय उद्योग की बात कर सकते हैं। हम उसी आधार पर आगे के जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे, जो हमारे यूनिट्स होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस जगह क्या करना पड़ेगा। पहली चीज है कि हम ट्रेडिंग करें, बनी बनाई वस्तुओं को खरीदें और उन्हीं को हम सेल करें। बड़ा आसान काम है ये। जब आप अपने घर से कॉलेज के लिए निकलते होंगे तो आपको कई शॉप्स इस प्रकार की मिलेगी जो बनी बनाई वस्तु लाकर मार्केट में सेल करें। दूसरे, जिसका आज की तारीख में सर्वाधिक इंपॉर्टेंस भारतीय अर्थव्यवस्था में है, वो है आपका सेवा उद्योग, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में बहुत अधिक आज की तारीख में हमारी युवा पीढ़ी के विद्यार्थी जा रहे हैं, क्योंकि ये वो सेक्टर है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में हम ज्यादा अच्छे से अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। जैसे छात्राएं बहुत सारी बैठी हुई हैं, अगर आप में किसी को लगता है कि मुझे ब्यूटिशियन बनना है तो ब्यूटिशियन का कोर्स कर लीजिए। आप कोई वस्तु नहीं बेचेंगी, आप सेवा देंगे, ये सेवा उद्योग में आएगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, चाहते हैं कि साहब हम साइंस पढ़ने के बाद हम कोई केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, या
हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये भी आप लगा सकते हैं, ये इंडस्ट्री वाली क्षेत्र आ गया। परंतु आप भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आप सर्विस के अंतर्गत जाते हैं। जैसे आप टीचिंग करना चाहते हैं, आप टीचिंग में चले जाइए, अगर आप अच्छा पढ़ा सकते हैं आप पढ़ाइए, ये भी आपका प्रोफेशन पेशा हो सकता है। तो ये सेवा उद्योग हो गया। और तीसरा होता है आपका निर्माण उद्योग, जिसकी मैंने अभी साइंस वालों के लिए चर्चा की, हमारे जो मेल स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए, कि हम जब तक निर्माणी उद्योग के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि यही वो सेक्टर होता है निर्माण उद्योग जहाँ पे हम अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दे सकते हैं। और हमारे जो बायोलॉजी के विद्यार्थी होंगे, बायो के फील्ड में जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, चाहे हम मेडिसिन की बात कर लें, जितनी मेडिसिन की फार्मास्यूटिकल जितनी कंपनियां, उन कंपनी में कितने सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ, कितनी सारी कंपनियां हमारे यहाँ पर है। ये सब आपके साइंस के फील्ड के लिए। कंप्यूटर का फील्ड, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बीएससी विद कंप्यूटर होंगे या बीएससी विद कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे होंगे, वो कंप्यूटर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे होंगे। तो कंप्यूटर के फील्ड में भी, सर्विस सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी संभावना है, एसेसरीज के संदर्भ में भी संभावना है। तो हम पहले ये समझें कि व्यवसाय किस नेचर के होते हैं। जब हम उसका नेचर समझेंगे तभी हम आगे ये जानने की कोशिश करें कि वो इंडस्ट्री या वो व्यवसाय उद्योग कैसे हमारा स्थापित होता है। अब देखिए, एक ट्रकर ने कहा है, सब्जेक्ट का इंटरेस्ट देखिए आप, कि उद्यमिता के पूर्व प्रत्येक संयंत्र एक कूड़ा कचरा तथा प्रत्येक खनिज मात्र एक चट्टान। मतलब अगर आपके यहाँ पर आपके इंडस्ट्री में आप मशीनें लगी हुई है परंतु आप उनको प्रयोग नहीं करते, उनको ऑपरेट नहीं करते, चलाते नहीं हो, जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में आप उसका उपयोग नहीं करते, तो डेफिनेटली वो क्या है, आपका कूड़ा कचरा। और जितने हमारे खनिज पदार्थ हैं अगर हम उनका उपयोग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो चट्टान की तरह हमें दिखाई देंगे। हमें इन सारी चीजों का यूज करना है और यह काम केवल वही कर सकता है जिसमें उद्यमिता को, जिसने अच्छे तरीके से समझ लिया हो, जान लिया हो, वो व्यक्ति इस फील्ड में जा सकता है। तीसरी बात, उद्यमिता विकास ही आर्थिक विकास की मुख्य धुरी। आप देखिए, अगर हमारे देश का हम डेवलपमेंट चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी ग्रोथ तेजी से बढ़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्यवसाय उद्योग की ओर ही जाना पड़ेगा। तो उद्यमिता विकास के माध्यम से ही हम देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में मानव संसाधन की कमी नहीं है। आप जितने भी हमारे स्टूडेंट जो बीएससी करके, एमएससी करके बाहर आएंगे, मानव संसाधन के रूप में परिणित होंगे। अब ये मानव संसाधन के रूप में तो हैं, परंतु इस मानव संसाधन का उपयोग हम उद्यमिता के फील्ड में कैसे करें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी मेंटेलिटी इस बात की हो कि मुझे भी उद्यम लगाना है, मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आवश्यकता ये आज की है कि हम आप लोगों में उद्यमिता की सोच को विकसित करें। मतलब आप में इंटरेस्ट क्रिएट हो कि मैं इस विषय को पढ़ने, मेरा इस विषय को पढ़ने के पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे अच्छे नंबर आए। अच्छे नंबर लाना सभी व्यक्ति का उद्देश्य होता है, हर विद्यार्थी चाहता है उनसे हर विषय में अच्छे नंबर, परंतु यहाँ पर केवल अच्छे नंबर से काम चलने वाला नहीं है। हम जो कुछ यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसे हमें प्रैक्टिकली, हमें हमारी लाइफ में भी यूज भी करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। अब हमारे बहुत सारे छात्र छात्रा हैं जो 12वीं पास करके अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, वो लोग ये सोचते होंगे साहब, जो व्यक्ति जिसके परिवार में एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जिसके परिवार में उद्योग है, वही एंटरप्रेन्योरशिप, वही उद्यमी बन सकता है। हम कैसे बनेंगे? आप इस विषय को पढ़ने के बाद आपको अनेक ऐसी एजेंसीज के बारे में जानकारी मिलेगी, ऐसी संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलेगी जो एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, प्रशिक्षण देने का काम करते हैं और आपको मोटिवेट भी करते हैं, अभिप्रेरित भी करते हैं कि आप किस प्रकार से उद्यमी बन सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इस पूरे सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। अब हम सारी इकाइयों में समझेंगे किस इकाई में आपको क्या पढ़ना है। और उसके पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जो मानव संसाधन के बारे में कहा गया है कि मानव संसाधन देश के लिए संपत्ति, देश के लिए बहुत बड़ा खजाना है। तो प्रश्न ये उठता है कि खजाना है, इस खजाने का उपयोग कैसे किया जाए। अगर इस खजाने का उपयोग हमने नहीं किया तो हम धन का सृजन नहीं कर सकते। और इस खजाने की भी कोई चाबी है तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम स्वरोजगार के माध्यम से ही इस खजाने को खोलकर हम चारों ओर खुशहाली दे सकते हैं। तो खुशहाली के मार्ग की ओर यदि आपको अग्रसित होना है तो आपको निश्चित रूप से उद्यमिता और स्वरोजगार के बारे में प्रथम वर्ष से ही सोचना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि साहब ये फर्स्ट ईयर में क्यों पढ़ाया जा रहा है, अभी तो हमें
अगर बीएससी करें तो हमें 6 सेमेस्टर पढ़ना है। प्रश्न वही कि फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आप अपनी मानसिकता, जो इसके पहले आपने देखा होगा कि हमारी मानसिकता कैसे बदले, अगर हमें हमारी सोच कैसे विकसित होगी। जब हम फर्स्ट ईयर से इस चीज को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें एक सोच आएगा कि हम, हमारे लिए एक विकल्प आपका ये भी है, क्योंकि आपके से सभी विद्यार्थियों ने 2 ही अपने लक्ष्य रखे होंगे कि या तो मुझे पढ़ाई करने के बाद अच्छी सी नौकरी मिल जाए, या दूसरा उद्देश्य आपका हो सकता है कि हम स्वरोजगार के फील्ड में, उद्यमिता और स्वरोजगार के फील्ड में जाएं। 2 ही विकल्प आपके सामने है। अब दोनों विकल्प में से होता है क्या कि हम पहले नौकरी की ओर जाते हैं। निसंदेह आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपटीशन का युग है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को फेस कर सकते हैं, यदि आप में सारी चीजों का नॉलेज है, तो आप निश्चित रूप से सर्विस के बारे में सोचे। परंतु यदि आप सोचते कि नहीं, मुझे तो अपनी क्रिएटिविटी का लाभ उठाना है, मुझे कुछ नया समाज को देना है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड के बारे में सोच सकते हैं। और विद्यार्थियों में आपको बताना चाहता हूं कि 6 सेम में आपको प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा। आप नोट करें इस चीज को कि आपको प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा। और 5th सेम में आपको हमारे प्रोफेसर आपको बताएंगे कि आप कोई विषय टाइटल सिलेक्ट कीजिए कि आप किस टाइटल पे, किस सब्जेक्ट पे अपना प्रोजेक्ट करेंगे। अब जब प्रोजेक्ट की बात आती है तो कई विद्यार्थी, कोई बोलता था मुझे बैंकिंग के बारे में, बैंक में जाना इसलिए मैं बैंकिंग की सारी प्रोसीजर को समझूंगा, इंश्योरेंस के बारे में समझूंगा, मुझे और कोई जॉब में जाना, जॉब के बारे में सोचूंगा। पर कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने स्वयं के स्वरोजगार आधारित प्रोजेक्ट का चयन करते हैं। और प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, आप उसको भी समझ लें। प्रोजेक्ट ऐसा नहीं हो कि कहीं से भी हमने 10 पेज लाके और सबमिट कर दिए। प्रोजेक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज, ऐसा आपका परियोजना पूरा जिससे आप स्वरोजगार या रोजगार की ओर अभिप्रेरित हों, या जिससे आपको रोजगार या स्वरोजगार मिल सके। इस प्रकार के आपके प्रोजेक्ट के टाइटल्स होंगे। तो प्रोजेक्ट का टाइटल यदि आपका उद्यमिता और स्वरोजगार का है तो आप इस विषय को सीरियसली पढ़ें। और न केवल पढ़ें, जितनी संस्थाओं के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है, अगर आपके नगर में है, आपके जिले में है, संभाग में है, आप कहीं जाते हैं, वहां पे लगता है कि इस प्रकार के इंस्टीट्यूट को हमने पढ़ा, ये संस्था यहाँ पर है, आप समय निकाल कर वहां पर जाएं और उनसे पूरी प्रोसेस को समझें। निश्चित रूप से आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अब अपन बात करते हैं यूनिट की, आपको किस यूनिट में क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि उद्यमिता है क्या। और उद्यमिता के बारे में आप सब समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली ए बिजनेस बट इट इज लाइफ स्टाइल आल्सो। ये जीवन को जीने का एक तरीका सिखाती है, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। केवल व्यवसाय उद्योग लगा देना ही एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। यदि आप इसकी सारी इकाई को पढ़ेंगे फर्स्ट सेम सेकंड सेम में, तो आप में एक थोड़ा चेंज आएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप अपने आप को यह कहने में सक्षम होंगे कि यदि मुझे नौकरी नहीं भी मिलती है तो भी मेरे पास एक विकल्प है स्वरोजगार का, उद्यमिता का। मैंने सारी जानकारी पढ़ रखी है, जान रखी है, और मैं इसका उपयोग करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन सकता हूँ। तो उद्यमिता आप तो क्या क्या परिभाषित, किस प्रकार से परिभाषित किया है, उद्यमिता की क्या विशेषताएं, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ आपको पहली इकाई में पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा कि उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं। अब जब उद्यमी के प्रकार की बात आती है तो सारे विद्यार्थी सोचेंगे सब उद्यमी का तो मतलब तो ये होता है कि जो बिजनेस कर ले, जो बिजनेस चला रहा है उद्यमी हो गया। उसके कौन से प्रकार होते हैं, पर आपको यहाँ पर यह पढ़ना होना कि उद्यमी है तो आप किस प्रकार के। जैसे अगर मैं साइज की बात करूँ कि आपका इंडस्ट्री का साइज कैसा है, आप लघु उद्यमी है, सूक्ष्म उद्यमी है, मध्यम उद्यमी है, या बड़े एंटरप्रेन्योर क्या है आप। अगर मैं दूसरी बात को इनोवेशन की, तो आप कौन सी इंडस्ट्री लगाएंगे, जो पहले से रन कर रही वह, या जो आपके मन में जो आइडिया है, क्या आप अपने उस आइडिया को किसी उद्यमिता से जोड़ना चाहते हैं, तो आप इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। उद्यमी आप बनेंगे पर कौन से होंगे, इनोवेटिव होंगे। और इनोवेटिव उद्यमी के लिए ज्यादा संभावना है आज की तारीख में। जब आप 3 साल की पढ़ाई करेंगे, आपके मन में कई ऐसे प्रश्न आएंगे, कई नई नई चीजें आपके सामने आएगी, तो नई चीजों को लगता है कि हम ये भी कुछ कर सकते हैं, ये पहले से नहीं, इसको मैं कर सकता हूँ। तो आपको तमाम प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर के प्रकार है, उस प्रकार को जानने का मौका मिलेगा इस टॉपिक के अंतर्गत। इसके साथ साथ उद्यमिता, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। देखिए हर चीज का मोटिवेशन है। आप लोग बीएससी में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं आप, एक मोटिवेशन आपके लिए था कि सर मेरे कॉलेज में बीएससी पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट का चयन किया। एक आपका अभिप्रेरणा है आपकी। अब आपके परिवार के बहुत सारे लोग ये कहेंगे साहब हमारे समय में इस प्रकार की सुविधा नहीं थी, तो हम भी कॉलेज में पढ़े होते। तो निश्चित रूप से उद्यमिता अभिप्रेरणा के लिए कई ऐसे घटक हैं जिनसे एक स्टूडेंट हमारा उद्यमी बनने के लिए अभिप्रेरित हो सकता है। जैसे
सरकार की कई सारी योजनाएं स्वरोजगार की। अगर आपके पास एक किसी प्रकार की स्किल है, आप कुछ करना भी चाहते हैं पर पैसा नहीं है आपके पास, तो सरकार ने कहा नहीं, हम आपको विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से लोन उपलब्ध कराएंगे। तमाम प्रकार की बैंक हैं जो बैंक के बगैर योजना के भी फाइनेंस उपलब्ध कराती है। जिला व्यापार उद्योग के जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महिला विकास के लिए बहुत सारी संस्थाएं, SC ST के विद्यार्थी के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, ऐसी कई चीजें हैं जो एक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करती है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों जाएं, कैसे जाएं। तो ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी इकाई 1 में। इसको आप डिटेल से पढ़ें, जानें, समझें। ये प्रारंभिक चीजें हैं। नेक्स्ट, जब आपने उद्यमिता को समझ लिया, उद्यमी के प्रकार को समझ लिया, अब आप चाहते हैं मुझे कुछ करना है, तो सबसे पहले आपको लक्ष्य तय करना पड़ेगा। देखिए, हर व्यक्ति का लाइफ में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। आप कभी आप पढ़ रहे हैं, BSc कर रहे हैं, इसके पीछे भी कोई लक्ष्य है। वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप प्रयास भी करेंगे। वही चीज आपकी एंटरप्रेन्योरशिप में भी है कि यदि आपने व्यवसाय उद्योग लगाने का निर्णय कर लिया है, तो आपको फिर यह तय करना पड़ेगा आप व्यवसाय उद्योग लगाने के पीछे आपका लक्ष्य क्या है। आप कौन कौन से मार्केट में जाएंगे, आपके कस्टमर कौन होंगे, कहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ से आपको वो सुविधाएं मिलेगी, कहाँ से आपको लेबर मिलेगा। इन सब के आधार पर आप तय करते हैं कि मेरा एक पूरी यूनिट का लक्ष्य क्या है। और उस लक्ष्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके विचारों का, आपकी थिंकिंग का। आप जितना अच्छा सोचेंगे, जितनी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, जितनी आपकी सकारात्मक आपके विचार होंगे, निश्चित रूप से वो विचार आपको लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब आपने लक्ष्य तय कर लिया है, तो ऐसा नहीं कि लक्ष्य आपने तय किया और कल प्राप्त हो जाएंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अनेकों चैलेंजेस का सामना, कई समस्याएं, चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। चुनौतियां इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। एक संस्था के अंदर की चुनौतियां होती है, संस्था के बाहर की चुनौतियां होती है। संस्था के अंदर चुनौतियां हैं, यदि आप रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं खरीद पाए, प्रॉब्लम, मशीनें काम नहीं करेंगी, काम रुक जाएगा आपका। जो आपने टारगेट तय किया था, टारगेट आपका पूरा नहीं होगा। मैं बाहरी तत्व की बात करूं, यदि मान लीजिए कोई ऐसी चीज जो आपके रॉ मटेरियल आप यूज करते थे, उस साल उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ देश में, या उस चीज की कमी है, चुनौती आपके सामने, आपको रॉ मटेरियल उतना नहीं मिलेगा। जिस प्रकार के लेबर की आपको आवश्यकता है वो लेबर आपको नहीं मिल रहा है, ये चैलेंजेस आपके सामने हो सकता है। तो इससे कई चैलेंजेस आते हैं आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आप उन सारे चैलेंजेस को एनालाइज करें, उनको देखें, उनका विश्लेषण करें कि हम जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना किस प्रकार से कर सकते हैं। इसी इकाई में आप पढ़ेंगे समस्याएं। अब आप कहेंगे साहब प्रॉब्लम तो हर जगह, बिल्कुल है प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम भी है तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम के दृष्टिकोण से भी हम देखें तो व्यक्ति का 3 प्रकार का नेचर होता है। 3 प्रकार के नेचर के व्यक्ति आपको मिलेंगे। आप स्वयं भी देखेंगे, आपके मित्रों में भी कई बार हम देखते हैं, हम कहीं चर्चा करते हैं, वहां भी मिल जाएगा साहब इस प्रकार का व्यक्ति। जैसे एक व्यक्ति ऐसा होता है जो समस्या आती है तत्काल उसका समाधान ढूंढता है। तो जो विद्यार्थी किसी समस्या का तत्काल समाधान ढूंढ ले, क्या होगा उसका, वो अपने करियर में ऊंचाई पर निश्चित रूप से जाएगा। और जो समस्या वो टालता रहेगा, साहब अभी तो अगस्त का महीना, अभी क्या पढ़ना, हम तो पढ़ाई करेंगे साहब अक्टूबर नवंबर के माह में, जब टाइम टेबल होगा तब हम पुस्तक देखेंगे, तब हम देखेंगे कि पुस्तकों में है क्या और क्या पढ़ना है हमें। ये समस्या आप टाल रहे हैं, तो सेकंड कैटेगरी की समस्याओं को टालना। तो तीसरा होता है अपने लिए भी समस्या क्रिएट करो और समाज के लिए भी समस्याएं क्रिएट करो। 3 प्रकार के व्यक्ति आपको निश्चित रूप से समाज हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें बनना क्या है, हम तत्काल कोई समस्या का तत्काल समाधान ढूंढे। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यही, अगर आप किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की स्टोरी पढ़ेंगे तो वो यही कहता है कि मेरे सामने कोई भी समस्या आती है, मैं तत्काल उसका समाधान ढूंढ लेता हूँ या समाधान ढूंढने की कोशिश में कर देता हूँ और समस्या को तत्काल निपटा देता हूँ। ये उसकी विशेषता है। ये चीज भी आपको देखना पड़ेगी और इसके साथ आपको क्रिएटिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा। क्रिएटिविटी का मतलब होता है एक प्रकार का सोच, मानसिक सोच, जिससे आप में कुछ नया करने की प्रवृत्ति डेवलप हो, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। मैं देखता हूँ छात्राएं बहुत सारी बैठी हुई हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको फैशन डिजाइनिंग में जाना है, तो छात्राएं हो सकती, कई जगह हम जाते तो पता बच्चे बोलते हैं मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना, मुझे अपैरल ट्रेनिंग में जाना। अपैरल ट्रेनिंग और ये कौन सा क्षेत्र है, वहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएटिविटी का, सृजनात्मकता। आप जितना अलग सोचेंगे, नया आइडिया आपके पास होगा, उतना ज्यादा एडवांटेज आपको बिजनेस व्यवसाय में प्राप्त होगा। तो आप देखें कि आप में क्रिएटिविटी है कितनी। अब इसके साथ आपने समस्या का समाधान आप ढूंढ सकते हैं, ये सब चीजें आप में, सृजनात्मकता आप में। तो इसके साथ बहुत जरूरी क्या है कि हमारा जो प्लानिंग हो वो सिस्टमेटिक हो। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके सहयोग से करना है। इससे कई निर्णय होते हैं
कई प्लानिंग होती है जो एक उद्यमी को, एक व्यवसायी को करना पड़ती है, और केवल उद्यमी को नहीं करना पड़ती, आपको अपने टीचिंग में भी करना पड़ती है। तो आप एक क्रमबद्ध योजना का इंपॉर्टेंस क्या है इसको आप जाने, वो गाइडेंस का सिस्टम क्या होगा, हम निर्देशन किस प्रकार से देंगे, ये चीजें भी आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगी। इसी के साथ आप पढ़ेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप में आत्मविश्वास का विकास कैसे होगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। ये चीज को आप समझ लें, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम यही सोचते रहेंगे, जैसे पढ़ाई के बारे में, अगर हम यही सोचे मैं तो पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पास होंगी कि नहीं होंगी, अगर हम यही सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम ये सोचे कि इस बार मुझे ये बनाना है, मैं ये करके दिखाऊंगा, हमारा पॉजिटिव सोच है, तो निश्चित रूप से सेल्फ कॉन्फिडेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को जानने के लिए आपने अपनी क्लासों में, यदि आप शून्य क्लास में आपने देखा होगा, कुछ स्टूडेंट ने शायद पढ़ा भी होगा कि एक स्वॉट एनालिसिस करवाया जाता है, SWOT, स्वॉट। इस स्वॉट एनालिसिस से भी हम हमारे कॉन्फिडेंस के लेवल को हम जान सकते हैं, हमारी कमियों को जान सकते हैं, हमारी अच्छाइयों को हम जान सकते हैं, हम चैलेंजेस को हम जान सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हमारे सामने क्या है, कौन से अवसर हमारे सामने, इन सारी चीजों को हम जान सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के माध्यम से। इसी में आप पढ़ेंगे संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और ये कैसे प्रभावित होती है, और कौन से मॉडर्न मोड है जिसके माध्यम से हम संप्रेषण कर सकते हैं, ये भी आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। आप सब जानते हैं, हर जगह कोई भी अगर आप व्याख्यान सुनने जाएंगे, कल आपके यहाँ व्यक्तित्व विकास का व्याख्यान भी हुआ होगा, सब एक ही चीज की, अगर आप में संप्रेषण कला यदि नहीं, अगर आप में बातचीत करने की स्टाइल यदि आपकी अच्छी नहीं है, तो आप कहीं भी जाएं, चाहे नौकरी में जाएं, आज की तारीख में आप जॉब में भी देखिए, हर जगह आपको संप्रेषण करना है। अगर आप मार्केटिंग की नौकरी करेंगे तो भी आपको संप्रेषण करना है, बगैर संप्रेषण के आपका काम चलने वाला है नहीं। जब आप स्वयं एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आपको खुद को मार्केट में जाना पड़ेगा, वहां भी आपको संप्रेषण करना है। संप्रेषण की शुरुआत फर्स्ट दिन से हो जाती है। अगर हम किसी ने, हमारे मन में कल्पना आती है कि हमें ये इंडस्ट्री लगाना है, ये उद्योग करना है, उस दिन से शुरू हो गया आपका संप्रेषण। अब आपको उस यूनिट को जो आपने तय कर रखा है, जो अपॉर्चुनिटी जिसको आप बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कई व्यक्तियों से संपर्क करना होता है, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना होता है। और नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आप अपनी बातचीत करने की स्टाइल को अच्छा बनाएं, संप्रेषण कला को अच्छा बनाएं, संप्रेषण कला के आधुनिक टेक्निक्स को जानें, जिससे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ये संप्रेषण का आधुनिक तकनीक, पहले कभी हम जब पढ़ा करते हैं इस टाइप की चीज के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की भी क्लासें हुआ करेंगी, कि टीचर केवल दिखाई दे रहा है फेस पे, स्टूडेंट उसको दिखाई दे रहे हैं, पर फिर भी कम्युनिकेशन हुआ। तो ये कम्युनिकेशन का नया स्वरूप है। इसके माध्यम से और भी तरीके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपकी हो सकती है, मोबाइल के माध्यम से, ई कॉमर्स का जमाना है आजकल। इंटरनेट पर लोग क्या करते हैं, वस्तु को खरीद रहे हैं, इंटरनेट पर वस्तु सिलेक्ट करते हैं और उसका ऑर्डर कर देते हैं, उसका कोड नंबर होता है, और अपने जो प्लास्टिक अपना जो मनी होती है, कार्ड होता है, उससे पेमेंट कर देते हैं। तो डेफिनेटली ये आपके संप्रेषण के नए मोड है। हमें इन सब के बारे में भी आपको जानना समझना होगा। इकाई नंबर 3, यूनिट 3, जिसको बड़ा सीरियसली आप लें, क्योंकि ये चीज वो है जो आपको आगे प्रोजेक्ट में भी काम आएगी, जो आप 6th सेम में करेंगे। परियोजना प्रतिवेदन होता है क्या, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या, पहले अपन उसको समझे। जब हमने किसी चीज को, किसी उद्योग व्यवसाय को लगाने का तय कर लिया है, तो उसकी प्रारंभिक चीज से लेकर लास्ट तक हम, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसमें कितनी पूंजी लगेगी, पूंजी का बंटवारा कैसे होगा, लाभ कितना होगा, हमारा समीक्षा बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, इन सारी चीजों को हम जिस चीज में समाहित करते हैं वो होती है आपकी परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रतिवेदन, जिसमें हम एक आर्थिक पहलू जो होता है आपका बिजनेस का, उस सारे आर्थिक पहलू को इसके अंतर्गत समाहित किया जाता है। और प्रश्न ये है कि परियोजना का चयन कैसे किया जाए, परियोजना चयन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज है, अगर मैं आप में से किसी स्टूडेंट से पूछूं कि आपको स्वरोजगार में जाना, आप क्या करेंगे, तो पहला प्रश्न का उत्तर ही आपका होगा कि सर पहले तो मुझे यह तय करना पड़ेगा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं, या अगर मुझे सर्विस सेक्टर में जाना तो मैं कौन सी सेवा में जाऊं या जाऊंगी, ये पहले तय करना पड़ेगा। तो पहले आप परियोजना की प्रतिवेदन तैयार करने के पहले आपको रफ एक्सरसाइज करना होती है, जिसको हम बोलते हैं प्री इन्वेस्टमेंट जो तैयारी होती है, वो हमें करना पड़ती है। इस प्री इन्वेस्टमेंट तैयारी में आपको यह तय करना पड़ेगा कौन सा प्रोजेक्ट है, उसकी उत्पादन प्रोसेस क्या होगी, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, मशीनें कहाँ से मिलेगी, फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, स्वरोजगार की किस योजना में आप भाग लेंगे, कौन कौन से मार्केट में आप वस्तुओं को सेल करेंगे, किसके माध्यम से आप सेल करेंगे, ये सारी चीजों के आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढना पड़ते हैं। उसके बाद आपका परियोजना प्रतिवेदन तैयार होता है। तो परियोजना प्रतिवेदन का मतलब, अगर हम ये कहें कि एक बच्चे के जन्म पर
जन्म पत्रिका बनाई जाती है। आप सब अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो बताएंगे साहब हमारी जन्म पत्रिका बनी हुई है। बिजनेस में जब हम कोई बिजनेस स्टेब्लिश करते हैं तो उसकी भी एक पत्रिका बनती है, जिसको जन्म पत्रिका नहीं बोलते, उसको बोलते हैं परियोजना पत्रिका। ये हमें तैयार करना होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, इन सारी चीजों पर आपको इस इकाई में पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ जब आपने परियोजना तय कर ली है, फिर हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म क्या होगा, हम किस रूप में बिजनेस करेंगे। जैसे पहला आपका एकाकी व्यवसाय, सब समझते हैं सोल ट्रेडर, मैक्सिमम आपके नगर में सोल ट्रेडर मिलेंगे। अगर आप अपने घर से कॉलेज जाएंगे तो आपको कई सोल ट्रेडर मिल जाएंगे जो बने बनाए वस्तु लाकर आपको बेच रहे होंगे, या कुछ छोटी मोटी यूनिट भी स्वयं व्यक्ति अपने बलबूते पर चला, मतलब एकाकी व्यापार जिसको अपन बोल सकते हैं। एक ही व्यक्ति उसका स्वामी, लाभ हानि भी वही उठा रहा है, पूंजी भी उसने लगाई है, सारी रिस्क उसी की है, सब कुछ वही मैनेज करता है। ये आपका हो गया एकाकी व्यापार। परंतु अगर हम बिजनेस में कुछ हम एक बाजार से अनेक बाजार क्यों जाना चाहते हैं, राष्ट्रीय बाजार में हम जाना चाहते हैं, या हमारे स्टेट में सब जगह हम बाजार करना चाहते हैं, हमारी क्षमता उतनी नहीं है, तो हम सहयोगियों के साथियों की आवश्यकता होती है। हम पार्टनरशिप के बारे में सोचते हैं कि हम एक से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करें, 20 व्यक्ति तक आपके पार्टनर हो सकते हैं, बैंकिंग व्यवसाय में 10 हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है, पार्टनरशिप में साझेदारी का अधिकार कर्तव्य क्या होते हैं, साझेदारी सहलेख क्या होता है, पार्टनरशिप डीड जिसको हम बोलते हैं, ये सब सारी चीजों आपको ब्रीफ में पढ़ने को मिलेगी इस यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत। इसके साथ साथ एक और आपका बिजनेस का फॉर्म है सहकारी समिति। सहकारी समिति का मतलब होता है जहां पर सेवा मुख्य उद्देश्य और लाभ कमाना गुण, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव। आप यहाँ पर भी कई सहकारी समितियां बनी होगी, आप देख रहे होंगे, उनका मेन काम क्या है, अपने सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना, वो सदस्यों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो एक सहकारी समिति का फॉर्मेट भी फॉर्म भी आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा कंपनी वगैरह के फॉर्म भी होते हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको केवल 3 चीजें पढ़ना है, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कैसे स्थापित होती है, इनकी विशेषताएं क्या है, और इनका चयन हम किस आधार पर करें। आधार का मतलब मैंने अभी आपको बताया, छोटे स्तर पर करना है, एकाकी व्यापार के बारे में सोच सकते हैं। बड़े स्तर पर करना है, एक से अधिक व्यक्तियों की योग्यता की आवश्यकता है, तो हम पार्टनरशिप या सहकारी समिति के बारे में सोच सकते हैं। ये आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में ही जो सब पार्ट है, ये सब पार्ट आपका है इकोनॉमिक, आपका आर्थिक मैनेजमेंट आप किस प्रकार से करेंगे, कि आपका जो प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है, उस प्रोजेक्ट के लिए जो धनराशि आपको लगेगी उसकी व्यवस्था आप कैसे करेगी। ये आपका यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें आपको बैंकों की भूमिका जानने का मौका मिलेगा, बैंक होती क्या है, बैंक कितने प्रकार के कार्य करती है, और उन्हीं बैंकों के कार्य में कहीं ना कहीं ये कार्य भी आता है कि वो स्वरोजगार के लिए, उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए ऋण की राशि भी उपलब्ध कराती है। और कल ऋण की राशि उपलब्ध नहीं कराती है, आजकल तो बैंकें, लीड बैंकें जो है आपका प्रशिक्षण वगैरह का काम भी करती है, एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में जो विद्यार्थी आगे आना चाहते हैं। तो आप इस पोर्शन में पढ़ेंगे कि बैंकिंग की क्या भूमिका हो सकती है आपके इंडस्ट्री व्यवसाय को चलाने। अब यहाँ पर एक होता है आपका कार्यशील पूंजी। साइंस के विद्यार्थी थोड़ा सा सब्जेक्ट आपको अलग सा लग रहा होगा कि कार्यशील पूंजी होती क्या है। पहले हम इसका मतलब समझे, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। व्यवसाय में 2 प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी पूंजी, और दूसरी होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। स्थायी पूंजी का मतलब आप समझते हैं जो एक बार लग जाए, कई वर्षों तक हमें उसका लाभ प्राप्त हो। जैसे मशीनें हमने लगाई है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर फिक्सचर्स जो आपने लगाया है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। परंतु इन सबको चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब बिजनेस में दिन प्रतिदिन के जो खर्चे होते हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता हो उसको अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस बिजनेस में बहुत बड़ा है। इसको लाइफ ब्लड कहा गया बिजनेस। मतलब एक मानव शरीर में जो स्थान ब्लड का होता है, वो स्थान बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का होता है। यदि आपकी वर्किंग कैपिटल यदि आपके बिजनेस में प्रॉपर नहीं है तो आप कुछ ही नहीं कर पाएंगे। आपके पास मशीन बहुत अच्छी है, अच्छी कैपेसिटी की मशीन है, आपका आपके बिजनेस का लुक, आपका बाकी सब बहुत कुछ अच्छा है, परंतु आपके पास यदि उस व्यवसाय को चलाने के लिए पूंजी नहीं है, कार्यशील पूंजी जिसको हम बोलते हैं, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपके बिजनेस में ये मान के चलिए कि बिजनेस बंद करना आपकी मजबूरी बन सकता है। इसलिए वर्किंग कैपिटल के एनालिसिस को समझना बहुत आवश्यक है। वर्किंग कैपिटल का निर्धारण करने के लिए बहुत सारे तत्व हैं जिसकी आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। जैसे आप कच्चा माल खरीदते हैं तो कितने दिन की साइट पे खरीदते हैं। जैसे अगर मैंने इंडस्ट्री लगाई, मुझे 15 दिन की साइट पे माल मिल जाता कच्चा माल, तो मुझे पेमेंट 15 दिन बाद करना है, आज नहीं करना है। पर किसी इंडस्ट्री में मुझे डेली कैश पेमेंट करना है, आज का पेमेंट आज ही करना है, तो मुझे प्रत्येक दिन वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता निश्चित पैमाने में बनी रहना चाहिए, ये अनिवार्यता होगी। फिर इसी प्रकार जब आपका माल बन चुका है तो आपने कितने दिन की क्रेडिट पर उसको सेल किया, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने की क्रेडिट पे दिया आपने अपने डीलर को सेल किया, तो 1 महीने बाद आपको पेमेंट मिलेगा। तो उस
उस दौरान आपको अपनी व्यवसाय के खर्चों को चलाने के लिए निश्चित रूप से आपको वर्किंग कैपिटल निर्धारित स्तर पर रखना ही पड़ेगी। ये सब कुछ आप जानेंगे इस इकाई के दौरान। और इसके साथ साथ आप अकाउंटिंग कैसे रखेंगे। जब आप व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं तो डेफिनेटली उसका हिसाब भी रखना पड़ता है। हमारे साइंस के विद्यार्थियों को एक चीज बता दो, कॉमर्स में एक चीज कही जाती है कि पहले लिख और बाद में दे, भूल पड़े तो कागज से ले। ये कहावत है कि हम जो कुछ खर्च कर रहे हैं वो लिखें, उसकी अकाउंटिंग रखें। ये सब हमें सीखना पड़ेगा। अब हमारे साइंस के विद्यार्थी समझ सकते हैं हमें क्या करना है इस चीज को पढ़ने के लिए। नहीं, अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग होती क्या है, किस प्रकार से अकाउंट रखे जाते हैं। अगर मुझे व्यवसाय चलाना, कौन कौन से खाते मुझे रखना पड़ेंगे, कैश अकाउंट क्या होता है ये मुझे समझना पड़ेगा, क्रय खाता क्या होता है, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या होता है ये समझना पड़ेगा मुझे। संक्षेप में आप इन चीजों की जानकारी प्राप्त करें। स्टॉक रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, कर्मचारियों का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, सैलरी रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, इन चीजों की प्रारंभिक जानकारी एक एंटरप्रेन्योर को होना चाहिए। भले वो ये कार्य किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से करवाए, अकाउंटेंट से करवाए, एक अलग बात है, परंतु उसकी बेसिक चीजों को जरूर हम जाने। ये आपको इकाई नंबर 3 में संक्षेप में पढ़ने को मिलेगा। अब आते हैं यूनिट 4 की ओर। इकाई 4 में आपको क्या पढ़ना है। देखिए बिल्कुल सब चीज क्रमबद्ध है। अब आपके पास पैसा भी आ गया, आपने बैंक से पैसा भी ले लिया, सब कुछ हो गया। प्रश्न उठता है कि आप प्रोडक्शन को मैनेज कैसे करेंगे। उत्पादन का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पढ़ते होंगे कम से कम लागत पर श्रेष्ठतम और अधिकतम उत्पादन करना। ये उत्पादन प्रबंधन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारी कास्ट कम कैसे हो, इस चीज पर फोकस किया जाता है उत्पादन प्रबंधन के अंतर्गत। इसके अलावा कच्चा माल क्रय करने की प्रक्रिया, कच्चा माल खरीदने की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। नगद खरीदना, बाजार से या टेंडर देके खरीदना, या बहुत सारे 3-4 तरीके हो सकते हैं कच्चा माल खरीदने की। ये निर्भर करता है आपके बिजनेस के नेचर पर कि आप किस प्रकार का बिजनेस करते हैं। सीजनल बिजनेस है, अगर आपका कच्चा माल किसी सीजन विशेष में मिलता है तो आपको उस सीजन में उसका स्टॉक करके रखना पड़ेगा। तो ये अलग क्रय करने का आपका प्रोसेस हो गया। और जो माल पूरे साल मिलता हो सकता है कि आप टेंडर कॉल करें, मतलब 1 से अधिक व्यक्तियों से टेंडर बुलवाएं कि आप कौन सा हमारा सप्लायर किस मूल्य पर माल देने के लिए तैयार है। ये आपका तरीका हो सकता है। ये चीजें आपको इस इकाई नंबर 4 के उत्पादन प्रबंधन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। चल संपत्तियां, मोबाइल एसेट्स कौन सी होती है, वे संपत्तियां जिन्हें हम 1 वर्ष के अंदर जिनको हम कैश करा सके, जिससे हम पैसा प्राप्त कर सके, वो होती चल संपत्तियां। वो कौन सी होती है, उसमें किस प्रकार से बदलाव आता है, ये चीजें भी आपको समझना होगी। फिर आपका जो माल निर्मित हो गया है उसका प्रबंधन कैसे, उसको कैसे आप सेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन आपकी एजेंसियां क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, किस मोड का आप यूज करेंगे, ये सारी चीजें आपको इस प्रबंधन के अंदर देखना पड़ेगी। इसी में गुणवत्ता प्रबंधन भी आप पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं हम उस चीज को पसंद करते हैं जिसकी क्वालिटी बढ़िया। अब ये आप बोलते हैं जब आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, जब आप उद्यमी बनेंगे तो निश्चित रूप से आप जो वस्तु बनाएंगे आपका ग्राहक भी ये चाहेगा कि वो वस्तु गुणवत्तापूर्ण हो। तो हमें क्वालिटी कंट्रोल हम कैसे कर पाएंगे इसके बारे में भी आपको संक्षेप में पढ़ना पड़ेगा। जिसमें आप देखते होंगे ISI मार्किंग की चीजें, लोग बोलते हैं ISI मार्किंग की चीज खरीदिए ये गुणवत्तापूर्ण होती है। आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा ISI मार्क होता क्या है। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो AG एग्रीकल्चर का मार्क क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा, ISO क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा। ऐसी बहुत कई चीजें क्वालिटी कंट्रोल के लिए। एगमार्क क्या होता है, FPO क्या होता है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर क्या होता है, अगर मुझे फूड प्रोडक्शन में जाना तो FPO मुझे कैसे मिलेगा। इन सब चीजों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको इस इकाई में पढ़ने को मिलेगी। कर्मचारी प्रबंधन, जब एक बड़ी इंडस्ट्री होती है तो वहां पर कई कर्मचारी काम करते हैं। जब आप बड़े स्तर पर कोई काम शुरू करेंगे तो एक सेवी वर्गीय प्रबंधन जिसको हम बोलते हैं, कर्मचारी को कैसे मैनेज किया जाए, ये भी आपको, इसमें भी आपको जानने का मौका मिलेगा कि कर्मचारी को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको अधिक कार्य करने के लिए उनको अभिप्रेरित कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगी। लास्ट में इसमें आपका पैकिंग। आप स्वयं देखिए यदि प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है और अगर पैकिंग यदि उसकी प्रॉपर नहीं है हम वस्तु को नहीं खरीदते, जबकि वो जो सेलर है वो कुछ भी बोलता है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है पर हमें क्या लगता है इसका पैकिंग बहुत अच्छा नहीं है। और ये बात आप स्वयं देखिए जब आप बाजार में जाती है, जब चिप्स के पैकेट की बात यदि आती है, छोटा सा एग्जाम्पल, हम उस चिप्स के पैकेट को खाना पसंद करते हैं जिसका पैकिंग एयर टाइट, जो जिस समय उसमें सामग्री डाली गई हो, पैकिंग की गई हो, उस समय जो टेस्ट रहा वो टेस्ट उसको ओपन करते समय भी रहे। तो डेफिनेटली हम काय की ओर गए, पैकिंग की ओर गए। तो हमें पैकिंग टेक्निक्स को भी समझना पड़ेगा। पैकिंग के माध्यम से हम
वस्तु को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, हम उसको अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सकता है। ये और इसके साथ साथ पैकिंग पे हम हमारे मार्क को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि लंबे समय तक व्यक्ति हमारी इस वस्तु को याद रखे, उसके दिमाग में बन जाए कि मुझे यही खरीदना है, तो हम पैकिंग का सहारा निश्चित रूप से लेते हैं। तो आप पैकिंग के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे कि किस प्रकार से हमें पैकिंग की विभिन्न टेक्निक्स को समझना है। इसी इकाई में आप पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंधन। देखिए कुछ छात्राओं को मैं देख रहा हूँ सीरियस जरा देखें इन चीजों को, मेरा ध्यान जा रहा है, आप थोड़ा सा देखें। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर आपने वस्तु बना ली पर आपको मार्केटिंग करना नहीं आती, आपको वस्तु की बेचने की कला यदि आपके पास नहीं है, क्या होगा? और स्टॉक माल पड़ा रहेगा, रॉ मटेरियल का पैसा आपका जाम हो जाएगा, कार्यशील पूंजी आपकी जाम हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम माल की सेल किस प्रकार से करें। इसीलिए कहा गया है कि विक्रय भी एक कला है, इसको बोलते हैं ललित कला। मार्केटिंग ललित कला है आज की। अगर आपके पास सारा नॉलेज है और अगर आपके पास इसका ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वस्तु बनाना बड़ा आसान हो गया है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्रोग्राम चलते हैं जिसके माध्यम से हमारी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, परंतु हमने उस स्किल के माध्यम से जो कुछ बनाया है उसको सेल कैसे करेंगे, इसको जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपने देखा होगा इकाई नंबर 2 में आपने पढ़ा कम्युनिकेशन स्किल आपकी प्रॉपर हो, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा हो। अगर ये चीजें भी आपकी है तो आप में बेचने की कला भी डेवलप होगी। तो आप इस इकाई में ये जानेंगे कि वस्तु की सेलिंग किस प्रकार से की जाती है, बाजार का प्लान कैसे किया जाता है। एक से अधिक बाजार में यदि मुझे जाना है, नए बाजार में यदि मुझे जाना है, तो वहां पर मेरी सेलिंग की जो पॉलिसी कैसी होगी, या उस बाजार में जा रहा हूँ जहाँ पे पहले से 20 व्यक्ति बेचने वाले हैं। एक ऐसा मार्केट हो सकता है जहां पर 20 बनाने वाले पहले से, और एक ऐसा मार्केट जहां पर पहले से कोई नहीं है, आप ही पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे। तो निश्चित रूप से दोनों प्रकार के बाजार में आपकी जो पॉलिसी होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये चीजें भी आपको जानना पड़ेगा कि हम किस मार्केट में किस प्रकार की पॉलिसी को ड्राफ्ट करें। इसके साथ आपका आता उपभोक्ता प्रबंधन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। कंज्यूमर को मैनेज करना। कंज्यूमर आज की तारीख में भगवान है, उसको कहा गया ईश्वर है ये। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं है, अगर आपके प्रोडक्ट को वो नहीं खरीदेगा तो क्या होगा? आपके लिए सब कुछ वही है। तो एक कंज्यूमर को, उपभोक्ता को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। उपभोक्ता क्या खरीदता है, कैसे खरीदता है, किसके साथ खरीदता है, किन चीजों पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, किनके साथ होने पे कौन सी वस्तु ज्यादा खरीदता है। ये फर्स्ट कंज्यूमर के बिहेवियर को, कंज्यूमर के व्यवहार को भी आपको समझना पड़ेगा और आपको एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में जाना है। और ये सब चीजें मैं आपको फिर बता दूं, घर में बैठने से नहीं आएंगी। अगर मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा मार्केट की भी स्टडी करना पड़ेगी, मुझे कंज्यूमर से चर्चा करना पड़ेगी। जब कंज्यूमर से हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया हमें कंज्यूमर उपलब्ध कराता है कि सर ये प्रोडक्ट है, यदि इस प्रोडक्ट में ये चीज यदि और हो जाए तो ये प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा चले। इसका मतलब वो आइडिया उसका बड़ा काम का हमारे लिए हो सकता है। हम उन चीजों को हम नोट करें। आज हम देख रहे हैं 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, नई नई चीजें, एक ही चीज से 5 काम हो रहे हैं। अब ये आइडिया हमें कंज्यूमर देता है, तो हम इस उपभोक्ता को कैसे मैनेज करें ये भी हमें समझना होगा। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। आप खुद भी टाइम मैनेज करके आ रही है। अगर टाइम आपका क्लास का 1:30 का है, 12:30 का 12:30 बजे में पहुंचना है, अगर 10 मिनट हम मिस हो गए तो पुरानी जो चीजें फिर से रिपीट नहीं हो सकती। तो वही चीज आपका टाइम मैनेजमेंट का कि हम समय का प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि केवल सही निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं है, निर्णय सही समय पर लेना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम निर्णय उस समय लें जब समय बहुत बीत चुका है तो क्या होगा, हम उसका लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट जिस समय मार्केट में भेजना था उस समय अगर मैं मार्केट में नहीं भेज पाया, भले मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उसका पैकिंग है, परंतु राइट टाइम पर अगर मैंने उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट उतना नहीं बिकेगा जितने मैंने उम्मीद की थी, जितना मेरा लक्ष्य था। तो आप टाइम को मैनेज करना सीखिए। इसमें आपको समय प्रबंधन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, समय को कैसे मैनेज किया जाता है, और एक व्यवसाय उद्योग में टाइम मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीजें आपको इस इकाई में पढ़ने को मिलेगी। यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 डिटेल्ड है, ध्यानपूर्वक जरा देखिएगा। इसमें कई संस्थाएं हैं और मैं आपको ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ इस यूनिट की ओर विशेषकर कि जब आप 6th सेम में अगर प्रोजेक्ट करेंगे अपने खुद का, जैसा मैंने कहा रोजगार या स्वरोजगार आधारित, यदि आपने स्वरोजगार आधारित यदि आपने अपना प्रोजेक्ट का चयन किया है तो ये जितनी भी संस्थाएं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर या जो आपके सिलेबस में आपके पास खुद के पास हो सकता है इसकी जानकारी हो, इन सारी संस्थाओं के संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। यही संस्थाओं से संपर्क में रहकर आप जो जानकारी
इकट्ठा कलेक्ट करेंगे वही आपको अपने प्रोजेक्ट में शामिल करना होगा। इसलिए इस इकाई पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला, नियामक संस्था, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट पे हैं, अगर आपका कॉलेज जिले में है, तो आप सब जानते होंगे आपके जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र होता है, बहुत सारे विद्यार्थी जानते होंगे। जो जिले में नहीं है, तहसील स्तर के कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, अगर आपके यहाँ नगर पंचायत है तो निश्चित रूप से नगर पंचायत में भी जिला व्यापार उद्योग केंद्र के सप्ताह में 15 दिन में एक प्रतिनिधि अवश्य आते हैं, जो जिला व्यापार उद्योग केंद्र की भूमिका के बारे में विद्यार्थियों को या जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उनको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो ये पहली सीढ़ी है जिला व्यापार उद्योग केंद्र। यदि आप कोई भी व्यवसाय की कल्पना करेंगे तो व्यवसाय की कल्पना को साकार करने के लिए आपके लिए पहली सीढ़ी यदि कोई है तो आपका जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र है। आप इसकी कार्यप्रणाली को जानें, इसके कौन से कार्य हैं, ये क्यों स्थापित किया गया। मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में प्रश्न हो कि मुझे ये इंडस्ट्री लगाना है, ये व्यवसाय करना है, आप अपने संबंधित जिले के जिला व्यापार उद्योग केंद्र में जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपके जिले में किस प्रकार के उद्योगों की संभावनाएं ज्यादा है। वो पहले से सर्वे कर चुके हैं। तो आप अपने जो आप प्रोडक्ट जो बनाना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं, उसके बारे में उनसे डिस्कस कीजिए जिला व्यापार उद्योग केंद्र में जाके, सर मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, करती हूँ, करना है मुझे। तो आप जब उनसे डिस्कस करेंगे तो आपको कई नए व्यू मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जिले में कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल मौजूद हैं या कौन कौन से ऐसे संभावनाओं के क्षेत्र हैं जिनमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं स्वरोजगार के माध्यम से। तो जिला व्यापार उद्योग केंद्र के बारे में आप जानेंगे। प्रदूषण निवारण मंडल, कई बार क्या होता है हम कुछ ऐसी इंडस्ट्री व्यवसाय लगाना चाहते हैं जिसके बारे में प्रदूषण निवारण मंडल से हमें परमिशन की आवश्यकता है, जिसमें पॉल्यूशन होता हो, चाहे वायु पॉल्यूशन हो, चाहे जल का कोई भी पॉल्यूशन आपका है, अगर उस टाइप की कोई चीज है तो हमें प्रदूषण निवारण मंडल से भी एनओसी लेना होती है। तो आप प्रदूषण निवारण मंडल बोर्ड के बारे में जानेंगे कि कौन सी ऐसे व्यवसाय उद्योग होते हैं जिनके बारे में हमें प्रदूषण निवारण मंडल से भी अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके साथ यदि आप फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं या आप मेडिसिन बना रहे, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट या फूड प्रोडक्ट भी आपको आवश्यकता है। यदि आप मेडिसिन बनाना चाहते हैं, यदि आप कॉस्मेटिक्स बनाना चाहते हैं, तो आपको इस प्रकार के इंडस्ट्री को लगाने के लिए आपको खाद्य औषधि प्रशासन विभाग से भी आपको क्या होगा, अनुमति लेना पड़ेगी। इसका कार्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, कलेक्टर कार्यालय के अंदर ही इसके ऑफिस होते हैं, खाद का ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके आप तमाम क्वेरीज कर सकते हैं कि अगर ये मुझे व्यवसाय लगाना है तो मुझे किस प्रकार से उसका आवेदन करना पड़ेगा, किस प्रकार का फॉर्मेलिटी मुझे पूरी करना होगी। विद्युत विभाग, आप देख रहे हैं अगर आपको आपका जो इंडस्ट्री उसमें मैक्सिमम पावर का यूज होना है, विद्युत का उपयोग यदि ज्यादा होना है आपका, तो निश्चित रूप से हमें विद्युत विभाग से भी उसकी अनुमति लेना पड़ेगी कि कितने वाट की चीजें हमें, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता आपकी इंडस्ट्री के लिए होगी। यदि वहां पर सप्लाई नहीं है तो सप्लाई के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ पैसा आपको लगाना होगा, कुछ आपको सरकार से भी विभिन्न योजनाओं के दौरान मिल जाता है। तो विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली को भी आपको जानना पड़ेगा। इसके साथ साथ यदि हम नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम इस दायरे में यदि हम हैं तो हमें नगर निगम, नगर पालिका इनसे भी इस बात की अनुमति लेना होगी कि मान लिया आप कारखाना स्थापित करना चाहते हैं, कारखाना किस स्थान पर लगाएंगे, उस स्थान के चयन करने के बाद आपको नगर निगम में भी आवेदन करना होता है कि वो चीज हम वहां लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो आपको नगर निगम की कार्यविधि को भी समझना पड़ेगा। ये आपको इस यूनिट नंबर 5 में नियामक संस्थाओं के दौरान इन चीजों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी नियामक संस्थाएं जो आपको आगे का जो सेमेस्टर होगा उसमें भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी आपको प्रारंभिक तौर पर इन चीजों को जाने। इसके बाद आपका विकासात्मक संस्थाएं कौन सी, जो आपकी इंडस्ट्री को, आपकी व्यवसाय को डेवलपमेंट में आपका सहयोग करेगी। उसमें बहुत सारी संस्थाओं की भूमिका होती है। कुछ संस्थाएं आपके सिलेबस में है, जिसमें पहली संस्था है खादी एवं ग्रामीण आयोग या बोर्ड। अगर आप डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर हैं तो आपको खादी ग्राम उद्योग बोर्ड काफी जिला पंचायत के दौरान आपको मिलेगा, हर जिले में। यदि आप तहसील स्तर पे हैं तो नगर पंचायत, जिला पंचायत में भी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का अलग से ऑफिस होता है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से व्यवसाय उद्योग आप स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए कहाँ से आपको लोन मिल सकता है, कहाँ से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है, इन सब की जानकारी देने के लिए खादी ग्राम उद्योग बोर्ड आयोग है, ये आपको सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, आपकी यूनिट बड़ी है, बैंकर्स उसमें 100 करोड़ 150 करोड़ यदि आप कोई इसी बड़ी यूनिट आप लगाना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो एमटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वो आपको सहयोग कर सकता है। उसकी प्रणाली को आप जानिए। अनुसूचित बैंक है, आप प्रश्न होता है अनुसूचित बैंक होती क्या है, हमने साहब बैंक का नाम सुना है कि अनुसूचित बैंक क्या होती है। तो अनुसूचित बैंक वो होती है जो रिजर्व बैंक एक्ट की अनुसूची 2 में शामिल होती है, जिनकी निर्मित पूंजी कम से कम 5 लाख रुपए या इससे अधिक हो।
इसमें आपके जितनी ग्रामीण बैंक हैं वो भी आपके अनुसूचित बैंकों में शामिल है, कुछ विदेशी बैंक में शामिल है। ये बैंकें भी स्वरोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराती। आप सबने राष्ट्रीयकृत बैंकों का नाम तो सुन ही रखा होगा, परंतु ये ग्रामीण बैंकें जो हैं, जो क्षेत्रीय बैंक हैं, वो बैंकें भी आपको लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है स्वरोजगार योजना के माध्यम से। आप उसकी कार्यप्रणाली को जानेंगे। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ बहुत सारी छात्राएं बैठी हुई है। मध्य प्रदेश का महिला आर्थिक विकास निगम, ये केवल और केवल नाम से स्पष्ट है, ये केवल महिलाओं के लिए काम करता है। इनकी बहुत सारी योजनाएं, ऐसे परिवार की महिलाएं जिनकी जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम की कई योजनाएं, ये अवेयरनेस कैंप भी आयोजित करते हैं महिलाओं के लिए। एक दिन का जागरूकता शिविर आयोजित करेंगे, उद्यमिता प्रेरणात्मक शिविर आयोजित करेंगे, उद्यमिता विकास शिविर का आयोजन किया जाता है और इनके द्वारा कई प्रकार की योजना, गाँवों के लिए योजना अलग से इनकी संचालित है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब एक से अधिक महिलाएं, 10 से अधिक महिलाएं यदि मिलकर या 10 तक महिलाएं मिलकर भी यदि कोई बिजनेस करना चाहती है तो अपना स्व सहायता समूह कैसे गठित करें, स्व सहायता समूह को किस प्रकार से सहयोग मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम देगा, इन सब चीजों को जानने समझने का मौका आपको इस इकाई के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ इसी इकाई में आप पढ़ेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तमाम योजनाएं। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। यदि आपके मन में प्रश्न उठता होगा, कई विद्यार्थी सोचते होंगे साहब हमारे परिवार में तो पैसा नहीं है लगाने के लिए, हम तो 2-4 हजार रुपए लगा सकते हैं, बाकी पैसा कहाँ से लाएंगे, तो वो चीज जरूर इस चीज पर ध्यान दें कि मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो आपको पैसा उपलब्ध कराती है रोजगार या स्वरोजगार के लिए। अब इसमें पहली योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आपके सिलेबस में यही नाम दिया है, पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अब प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1 अप्रैल 2008 से इसके नाम में परिवर्तन किया गया। आप नाम चाहे तो नोट कर लें, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। क्या होता है, समय समय पे योजना में बदलाव आते हैं, इसलिए आप करंट इवेंट जो आपका लेटेस्ट जो न्यूज है, समाचार पत्र पत्रिकाएं, संबंधित संस्थाएं, उनसे भी जानकारी प्राप्त करें। तो प्रधानमंत्री रोजगार जो सृजन कार्यक्रम है, भारत सरकार की योजना है। इस योजना में अगर आप सेवा उद्योग में जाना चाहते हैं तो आपको अधिकतम 10 लाख रुपए तक का फाइनेंस हो सकता है सेवा उद्योग में, और यदि आप निर्माणी उद्योग में जाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपको 25 लाख रुपए तक का ऋण इस योजना के तहत प्राप्त हो सकता है। और ये नहीं, इसमें सब्सिडी का प्रावधान भी, अनुदान भी आपको मिलता है। शहरी क्षेत्र में 25% है अधिकतम और ग्रामीण क्षेत्र में 35%, 35% तक की सब्सिडी आप ले सकते हैं। सब्सिडी का मतलब होता है यदि आपका 2 लाख का प्रोजेक्ट है और यदि आपने ग्रामीण अंचल में जो उसको लगाया है तो 70,000 रुपए आपको भारत सरकार से सब्सिडी मिलेगी। मतलब आपको लोन कितना रीपे करना पड़ेगा, केवल 1,40,000। 60,000 रुपए आपको कहां से मिल जाएंगे, अगर 2 लाख का है 35% 70,000 आपका हो गया, 70,000 आपको कहां से मिल जाएगा, भारत सरकार से मिल जाएगा, बाकी आपको बैंक को पे करना पड़ेगा। तो आप इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है क्या, ठीक इसी प्रकार से जो बीपीएल के हमारे परिवार के छात्र छात्राएं हैं, शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है जो शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित है। अगर आप बीपीएल के परिवार से हैं, आपको कम मात्रा में लोन की आवश्यकता है, 1 लाख 2 लाख तक के लोन के लिए आपको आवश्यकता है, तो आप स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन आपको शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत करना होगा, जो जिला स्थान पे कार्यालय, जो आपका कलेक्टर कार्यालय होता है, वहां पर इसका ऑफिस होता है, वहां पर जाके आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। परंतु यदि आप यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे कि ये है क्या योजना, इसके लिए आवेदन कहाँ किया जाएगा, तो आप अच्छे से विभागों में जाकर भी पूरी जानकारी, अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकती है। ऐसे विद्यार्थी जो SC ST कैटेगरी के और जिनके पास मार्जिन मनी भी नहीं लगाने को, मार्जिन मनी का मैंने आपको भी मतलब बताया, वो राशि जो एक उद्यमी को अपने पॉकेट से लगाना पड़ती है, स्वयं के सोर्स से जिसको लगाना होता है, यदि वो पैसा भी यदि आपके पास नहीं है तो आप मध्य प्रदेश शासन की रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना का लाभ ले सकते हैं। ये योजना SC और ST कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए है जिनके पास मार्जिन मनी नहीं। आप इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी के विद्यार्थी, उनके लिए दीनदयाल स्वरोजगार योजना है। इसके अंतर्गत भी वो पैसा जो आपको अपने पॉकेट से लगाना है, वो पैसा भी आपको शासन की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। इन दोनों योजनाओं में इनकम का क्राइटेरिया भी है, आप उसको भी जान लें कि रानी दीनदयाल स्वरोजगार योजना में आपके पेरेंट्स की आय 1,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए और रानी दुर्गावती में 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इससे कम यदि आपके परिवार की यदि इनकम है और यदि आपके पास मार्जिन मनी भी नहीं है लगाने के लिए, तो आप मध्य प्रदेश शासन की इन योजनाओं में भाग लेकर अपना स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज पुनः
फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जितनी भी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश शासन या भारत सरकार की, इन सारी योजनाओं में अगर आप लोन के लिए आवेदन की आप करते हैं तो इसमें कम से कम 10 डेज 10 दिन का आपको उद्यमिता व स्वरोजगार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको केवल लोन दे दिया और आप इंडस्ट्री लगा लें, आपको प्रशिक्षण भी दिया गया। इसमें मार्केटिंग टेक्निक के बारे में आपको बताया जाता है। अगर आप बैंकर से जुड़ना चाहते हैं, बैंकर्स में आपको किस प्रकार से अपनी प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, ये आपको बताया जाता है। आप कहाँ से रॉ मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से आपको मशीनें मिलेगी, कैसे आप मार्केटिंग करेंगे, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, टैक्सेशन कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजों को आपको 10 दिन के अंतर्गत एक डिफरेंट टाइप के जो विशेषज्ञों को बुलाकर, डिफरेंट फील्ड के व्यक्तियों को बुलाकर आपको बताया जाता है कि आप किस प्रकार से अपने उद्योग को चला सकते हैं। अब इसके बाद मैंने कुछ चीजों को आपको बता दिया है। विभिन्न अनुदान योजनाएं, कई अनुदान योजनाएं दी, सब्सिडी जिसमें आपको मिलती है, कई प्रकार के इंसेंटिव सरकार दे रही है। देखिए सरकार चाहती है कि आप स्वरोजगार के फील्ड में आगे आए। कई बार होता है कि हमारे पास जागरूकता, हमारे पास अवेयरनेस की कमी, इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, बड़ी समस्या होती है। और चूंकि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सारे विद्यार्थी कॉलेज में, हमें तो ये काम करना चाहिए कि हमने जब ये सब्जेक्ट पढ़ लिया और कोई दिया, हमसे आके चर्चा करें कि साहब ये योजना है, हमें बताओ कि मुझे स्वरोजगार करना है, मैं कौन सी योजना में जाऊं, हम उनका यदि सहयोग करें, उनकी भी हम हेल्प करें। तो ऐसी कई इंसेंटिव है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको उपलब्ध कराए, जिसमें एक लागत पूंजी अनुदान, जितनी आपको पूंजी इन्वेस्ट करना होती है वो भी आपको अनुदान के रूप में 10%, 20%, 25% शासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ये निर्भर करता है आपका बिजनेस किस प्रकार का है, आपने किस स्थान पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा है, उसके हिसाब से तय होता है कि आपको कितना पूंजी के रूप में अनुदान मिलेगा। ब्याज अनुदान भी आपको मिलता है। जैसे अगर बैंक कहता है साहब हम 13%, 12% ब्याज देंगे, आपको लगता है बहुत ज्यादा ब्याज है, आप इतना ब्याज पे नहीं कर पाएंगे, तो मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार ने कुछ वर्ग के लिए, कुछ व्यवसायों के लिए, कुछ क्षेत्रों के लिए यह सुविधा दी है कि 2, 4, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% तक आपको ब्याज का अनुदान मिल जाता है। मतलब अगर 12% ब्याज है, यदि आपको 5% अनुदान मिल गया तो आपको कोई 7% ही ब्याज देना है, 5% ब्याज शासन आपको उपलब्ध कराएगा। ये एक अट्रैक्शन आपके लिए हो सकता है। प्रवेश कर से छूट, प्रवेश कर का मतलब आप समझते हैं एंट्री जिसको हम बोलते हैं। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई माल जाता है तो एंट्री टैक्स लगता है। जब कोई इंडस्ट्री नए क्षेत्र में आप लगाएंगे, पिछड़े क्षेत्र में लगाएंगे, तो वहां पर सरकार प्रवेश कर में भी छूट प्रदान करती है, टैक्सेशन में छूट प्रदान करती है, इनकम टैक्स में छूट प्रदान करती है। यदि आप एक्सपोर्ट यूनिट लगाते हैं, 100% यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कई प्रकार के अनुदान मिलते हैं। जैसे आप पूरा बाहर भेजेंगे, सरकार यह चाहती कि अधिक से अधिक हमारे से एक्सपोर्ट हो, तो इस प्रकार के इंसेंटिव भी सरकार उपलब्ध कराती है। ठीक इसी प्रकार से जब आप लाखों की, करोड़ों की जब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है, तो सरकार उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए भी आपने जो पैसा खर्च किया है उस पर भी आपको इंसेंटिव देती है। तो ये कई आपके अनुदान हैं जो इन योजनाओं के, जो आपने ऊपर योजनाएं पढ़ी है, जो आपने नोट की है या जो आपने सिलेबस में आपने देख रखी है, इन सारी योजनाओं में इन सब चीजों के लाभ आपको प्राप्त होते हैं। तो आप सारी सरकार की योजनाएं, अनुदान, इन सब का लाभ उठाते हुए, सरकार की योजनाओं में शामिल होते हुए अपने स्वयं का, केवल स्वयं का नहीं, अपने परिवार का भी, क्योंकि स्वरोजगार के बारे में कहा गया है कि स्वरोजगार मतलब होता है पुण्य का कार्य। अब आपने साहब पुण्य का कार्य कैसे हो गया? कई स्टूडेंट के मन में प्रश्न है साहब पुण्य का कार्य, तो इसको कैसे बोलेंगे पुण्य का कार्य? पुण्य का कार्य इस संदर्भ में, यदि आप एक स्टूडेंट यदि इंडस्ट्री लगाता है और वो 10 बेरोजगारों को काम देता है, नौकरी पे लगाता है, मतलब 10 परिवार किसके माध्यम से चल रहे? उस एंटरप्रेन्योर के माध्यम से जिसने उनको नौकरी दी। मतलब आप 10 परिवार, अगर एक परिवार में 3 या 4 मेंबर भी यदि हैं तो आप 40 व्यक्ति की आपने खाने की व्यवस्था की, उनके रहने की व्यवस्था आपने की, उनका रहन सहन आपकी वजह से चल रहा है। ये काम सबसे बड़ा पुण्य है। तो आप इस सब्जेक्ट को केवल और केवल अच्छे अंक लाने के उद्देश्य से ही न पढ़ें, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे विशेष है। हम इससे, इस सब्जेक्ट को पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं व्यवसाय उद्योग के क्षेत्र में। अब आपके अगर कोई प्रश्न हो तो उनका स्वागत। ठीक है,
बैतूल से कोई छात्रा कुछ प्रश्न पूछना चाहती है? बैतूल, बैतूल छात्राएं काफी बैठी हुई हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो जरूर पूछिएगा। मुल्ताई, मुल्ताई बैतूल, प्रश्न जरूर प्रश्न पूछना ही चाहिए, क्योंकि प्रश्न नहीं पूछने के दो मतलब होते हैं, सबको समझ में आ गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर आपको सबको समझ आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछेगा। जबलपुर, हेलो सर। कोई प्रश्न? हेलो, हाँ सर। हेलो मैं साइंस कॉलेज से रामकिशोर सर, पांडे बोल रहा हूँ कॉलेज से सर। मैं। हाँ, एक एक करके पूछिएगा। साइंस कॉलेज ग्वालियर। हाँ, हेलो, साइंस कॉलेज ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। रामकिशोर पांडे। हाँ बोलिए बोलिए। सर ब्याज अनुदान योजना क्या है सर? ब्याज अनुदान योजना नहीं है। ब्याज अनुदान का मतलब होता है आपने जो बैंक से फाइनेंस करवाया है किसी स्वरोजगार की योजना में, उसमें आपको जितना इंटरेस्ट पे करना है उसका कुछ भाग यदि आपको सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाए तो उसको बोलते हैं ब्याज अनुदान। थैंक यू सर। जबलपुर, नमस्ते सर। हाँ बोलिए। सर मेरा नाम उपेंद्र सिंह तोमर है सर, मैं साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। हाँ, सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, उद्यमता का सर आर्थिक जीवन में हमारे में क्या महत्व है? देखिए, अगर आपने शुरू से देखा हो स्टार्टिंग से, कैरियर के दो विकल्प हैं, या तो आप नौकरी करेंगे या स्वरोजगार में जाएंगे, इसके अलावा तीसरा तो कोई काम नहीं करेंगे, है ना। अब अगर आप स्वरोजगार में जाएंगे तो ये जो एजुकेशन जो आप जो पढ़ रहे हैं ये काहे से जोड़ेगी, आपको अर्थ से जोड़ेगी या नहीं, तो इसका आर्थिक जीवन में महत्व है या नहीं आपकी लाइफ में। यदि आप स्वयं की इंडस्ट्री लगाते हैं, स्वयं का व्यवसाय करते हैं, आपको अर्निंग होती है, मतलब क्या हो गया, आपने अपनी आजीविका चलाने का माध्यम ढूंढ लिया। किसके माध्यम से? उद्यमिता और स्वरोजगार के माध्यम से। तो निश्चित रूप से इसका आर्थिक पहलू तो है ही, बगैर आर्थिक पहलू के तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो तो सेवा में आता है। अगर हम बगैर किसी पैसे के कोई यदि काम करते हैं वो सेवा हमारी, ठीक है, परंतु यहाँ हम कुछ अर्न करेंगे, कुछ पैसा गेन करेंगे और हमारे परिवार के आर्थिक सिंबल प्रदान करेंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एंटरप्रेन्योरशिप का आर्थिक महत्व है, इस शिक्षा का आर्थिक महत्व है। यस सर, थैंक यू सर। हेलो सर, मैं सीता ठाकुर, एमएच कॉलेज जबलपुर से। सर मेरा क्वेश्चन है, चल संपत्ति क्या है, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जब आपको टाइटल जब सब सब्जेक्ट पे आएंगे और यूनिट पे आएंगे तब आपको बताएंगे, पर चल संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जो एक साल के अंदर जिसको हम कैश कर सके। जैसे मान लीजिए आपने किसी को उधार माल बेचा है, क्रेडिट पे माल बेचा है, अब उसने आपको 2 महीने के अंदर पेमेंट किया, तो ये जो 2 महीने के अंदर आपको जो पेमेंट प्राप्त हुआ, ये संपत्ति कौन सी हुई? चल हो गई, मतलब उसने पेमेंट कर दिया, संपत्ति समाप्त हो गई। अब आपने 4 नई पार्टियों को माल बेच दिया तो आपके डेटर्स बन गए। वो जब तक वो पे नहीं करेंगे तब तक क्या है, आपकी करंट असेट्स है, और जिस दिन वो पे कर देंगे काय में शामिल हो जाएंगे, कैश में शामिल हो जाएंगे। तो ये करंट असेट्स वे संपत्तियां होती है जो जिन्हें एक साल के अंदर हम कैश में परिणित कर सके अधिकतम। कुछ महीने में, 1 महीने में हो सकती है, 10 दिन में भी हो सकती है, 5 दिन में भी हो सकती है। इसका डिपेंड करता है आपके और उसके बीच टर्म क्या है, आपके और उसके बीच किस प्रकार का आपने पॉलिसी मैटर तय कर रखा है, उस पर निर्भर। और कोई? खरगोन से। गुड आफ्टरनून सर। मैं गवर्नमेंट कॉलेज मुलदाय से बोल रही हूँ, किरण बारंगे। सर ये दीनदयाल योजना, स्वराज योजना क्या है, इसके बारे में कुछ? मैं मेरा नाम सुधा है। मेरा नाम सुधा है, मैं एशियन कॉलेज से आई हूँ और मेरा सवाल है कि रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना क्या है?
हेलो, क्या हो रहा है? माइक ऑन ही है ना? हेलो, मैं जीडीसी कॉलेज नीमच से। आवाज नहीं आ रही ना। हेलो सर, मैं एसएन कॉलेज से हूँ, मेरा नाम सुधा है और मेरा सवाल है कि रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना क्या है? कोई बोल के नहीं रहा, एक्टिवेट हो ही नहीं रहा ना। नहीं हो रहा। चलो आवाज